हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हाउ आर यू? दोस्तों, कल हमने जो क्लासेस स्टार्ट करी थी वो हमने करी थी एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस की। क्लास 1 थी कल, जिसके अंदर हमने पोर्चुगीज को पढ़ा था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अराइवल ऑफ डच एंड इंग्लैंड इन इंडिया, राइट? सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लाइक और शेयर कर देंगे एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, तो आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहले क्रोनोलॉजी के अंदर कि कौन कौन सी कंपनीज पहले आई। तो पोर्चुगीज 1498 में आया, ठीक है। उसके बाद डच, जो कि नीदरलैंड है आज का, हॉलैंड भी कहते हैं इसको, 1602 में आया। इसके बाद आई इंग्लैंड 1609 में। इसके बाद आया आपका डेनमार्क 1620 में, एंड देन फ्रेंच केम इन 1664। तो दिस इज द राइट क्रोनोलॉजी ऑफ द कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज हु केम टू इंडिया, राइट। सो पहले हम डच की बात करेंगे। तो कॉर्नेलिस डी हॉटमैन एक एक नेविगेटर था डच का, जो कि इंडोनेशिया पहुंचा पहले, ठीक है। इंडोनेशिया पहुंचा, वहां से तो डच कंपनीज को एक रूट पता लगा। हालांकि उन्होंने फॉलो जो किया था पोर्चुगीज को ही किया था। दे दे ऑल फॉलोड पोर्चुगीज एक्चुअली। तो डच, जो कि नीदरलैंड है आज का। और जो बाय द वे जो आप स्क्रीन पर शिप देख रहे हैं, दिस इज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ वीओसी। वीओसी क्या थी? एक कंपनी थी, वेरिंज ऊस्ट इंडिशे कैंपेन उसको कहा जाता था डच में। तो वहाँ की कंपनी थी, वीओसी उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो उसका फ्लैग है, रेप्लिका है, वहाँ की जेटी पर अभी भी है नीदरलैंड में। मतलब है ये रेप्लिका, मतलब कि एक मॉडल है, और उन्होंने लगाया हुआ अपनी जेटी पे, अपने हार्बर पे इसको प्लेस किया हुआ है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में एस्टेब्लिश की गई थी, वीओसी इसका नाम था। और पहली जो उनकी फैक्ट्री थी, उन्होंने मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। इन्होंने धीरे धीरे इंडिया के अंदर आए। बेसिकली ये ना ट्रेड के पर्पज से आए थे, ये यहाँ पर सेटल होने के पर्पज से नहीं आए थे। जैसे कि पोर्चुगीज थे ना, आए वो भी ट्रेड के पर्पज से थे। यहाँ पर फिर वो सेटल होना चाहे, लेकिन उनका एटीट्यूड थोड़ा सा खराब था। उन्होंने थोड़ा परसिक्यूशन भी किया मुस्लिम्स का, हिंदूज का, एंड दे ऑल स्टार्टिंग मैरिंग इंडियन वुमेन, और वो इंडिया में फिर सेटल होना चाहते थे। लेकिन इनका जो सोल पर्पस था वो ट्रेड ही था। सेम डच का भी सोल पर्पस ट्रेड था। तो सबसे पहले इन्होंने गुजरात में फैक्ट्रीज लगाना स्टार्ट करी। नॉट फैक्ट्रीज बट ट्रेडिंग स्टेशन, वेयर हाउसेज जिसको हम बोलते हैं। तो सूरत में, बरोच में, कैम्बे में, अहमदाबाद में। देन दे केम टू बंगाल। बंगाल के बाद इनको जो सक्सेस मिली, उनको मिली केरला में, कोचीन में। देन दे केम बैक टू बंगाल। वहाँ पर इन्होंने कहाँ पर, चिंसुरा में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। देन पटना बिहार, आगरा, पुलिकत, इन्होंने वहाँ पर फैक्ट्री लगाई। आगरा यूपी, एंड देन पुलिकत तमिलनाडु में इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगाई। और फिर जो नागपट्टनम था, नागपट्टनम तमिलनाडु में है, वहां पर इन्होंने अपने हेडक्वार्टर शिफ्ट करे डच ने, राइट। 17th सेंचुरी आते आते, मतलब कि 1650 के आते आते पोर्चुगीज को उन्होंने रिप्लेस कर दिया था। पोर्चुगीज जो कि ट्रेडर्स थे स्पाइसेस के, जिसके अंदर ब्लैक पेपर मोस्ट प्रोमिनेंट था, है ना। आपका शिनामन, कार्डमम, ये सभी चीजें इन्होंने रिप्लेस कर दिया पोर्चुगीज को। और फिर ये मास्टर्स बन गए कहाँ के? मलाया पेनिनसुला के। मलाया पेनिनसुला क्या है आपका? इंडोनेशिया, ठीक है। वहाँ के ये ट्रेडर बन गए मेनली। और इन जो ट्रेड करते थे, ये करते थे ब्लैक पेपर में मेनली। तो ये सोल ट्रेडर बन गए थे। हम ये कह सकते हैं कि राइवलरी थी इनकी, इंग्लैंड और डच की काफी राइवलरी थी। और जब डच वीक पड़े तो फिर फ्रेंच आए, लेकिन इंग्लैंड जो था वो कंटिन्यूसली प्रोस्पर करता रहा, ठीक है। तो जब राइवलरी हुई तो एंग्लो डच राइवलरी हुई। और इन्होंने फिर 1658 में एक एग्रीमेंट साइन किया, जिससे कि साउथ इंडिया में, मतलब कि इंडिया में पूरे में ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी, और मलाया पेनिनसुला के अंदर आपकी वीओसी रहेगी, जो कि इंडोनेशिया से ट्रेड करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से ट्रेड करेगी। किसके अंदर ट्रेड करेगी? कॉटन के अंदर, स्पाइसेस के अंदर, आपके टी के अंदर, राइट। इसी के साथ साथ इनको ढेर सारे मिनरल्स मिलते थे, जैसे कि सॉल्ट पेट्रा मिलता था इनको, गन पाउडर में इस्तेमाल होता है वो। डाई मिलती थी इनको, डाई मेकिंग, इट मीन्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। मेटल्स काफ़ी मिलते थे जो कि इनको फीड करते थे, जैसे बॉक्साइट एंड आयरन और इनको मिलता था। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था, उसका रॉ मटेरियल इंडिया से ही जाता था, ठीक है जी। अब जैसे कि अब बता रहा था मैं आपको कि मिड 17th सेंचुरी के अंदर दोनों में काफ़ी ज़्यादा राइवलरी थी। तो 4 वॉर हुए थे इंग्लैंड और डच के बीच में, जिसमें से पहली वॉर इंग्लैंड ने जीती थी, दूसरी और तीसरी वॉर, सेकंड एंड थर्ड वॉर, ये डच ने जीता था। लेकिन फोर्थ वार आते आते इंग्लैंड ने जीता था वो। और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था इंग्लैंड नेवी कि उन्होंने आउट नंबर कर दिया डच को, एंड दे सब्सिक्वेंटली इंडिया से चले गए। एक तो
जो उनके चेक पोस्ट थे लाइक नागपट्टनम वगैरह, बालासोर, वहां पर थे बस ये। और वो भी काफी कम ट्रेड करते थे इंडिया से, ठीक है। मेनली जो इनका इंटरेस्ट था वो एम्पायर बिल्डिंग में बिल्कुल नहीं था, ये ट्रेड के लिए आए थे। और ट्रेड इनको ज्यादा जो प्रॉफिटेबल था वो इंडोनेशिया से मिल रहा था, जो कि स्पाइसेस का था। तो डच धीरे धीरे फिर वैनिश हो गए, क्योंकि इनका ट्रेड इंडोनेशिया की तरफ चला गया था। देन केम द सेकंड कंपनी जो थी इंग्लैंड की, द ईस्ट इंडिया कंपनी इसको हम बोलते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर, इसका नाम है फ्रांसिस ड्रेक। फ्रांसिस ड्रेक ऐसा कहा जाता है कि इसने वॉयज किया था, सरकम नेविगेट किया था पूरे अर्थ को, इसने एक चक्कर लगा लिया था, ठीक है। 1580 में इसने पूरा अर्थ घूम लिया था, सरकम नेविगेट कर लिया था। इसका रूट ऐसे था कि इंग्लैंड से ही चल रहा था, इंग्लैंड से होते हुए ये अटलांटिक से होते हुए फिर इसने सरकम नेविगेट किया, और फिर ये पैसिफिक से होते हुए इंडिया से तो नहीं आया था ये, इसने फिर केप ऑफ गुड होप से होकर के वापस इंग्लैंड चला गया। तो यहाँ से ना एक सेंस मिली 1599 में कि हम भैया ट्रेड करते हैं। जो प्रोमिनेंट मर्चेंट थे उन्होंने अपना एक गिल्ड बनाया, गिल्ड मतलब एक एसोसिएशन बनाया उन्होंने इन 1599, और उन्होंने बोला अपने आप को मर्चेंट एडवेंचर्स। अब उस टाइम पर कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह तो होता नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हम वहाँ के रॉयल हाउस को बोला कि हम आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा हम टैरिफ्स दे सकते हैं, टैक्स दे सकते हैं, फाइनेंशियल एड दे सकते हैं। तो 1600 के अंदर क्वीन एलिजाबेथ ने इनको एक रॉयल फरमान दे दिया कि आप जाइए वहाँ पर ट्रेड कीजिए, आप ही का राइट होगा, ये एक्सक्लूसिव राइट है आपका। और जो आपकी कंपनी होगी उसका नाम होगा गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज, ठीक है। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ 1600 के अंदर। लेकिन जब वो इंडिया पहुंची तो ईयर था 1609, ठीक है। तो जहांगीर की कोर्ट में आया हॉकिंस आया, लेकिन उसने काफ़ी ज़्यादा फ्लैटर किया हॉकिंस को, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट भी लेकर के आया था। और उसने फैक्ट्री लगाने को बोला सूरत में, क्योंकि कॉटन जो था टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए वही रॉ मटेरियल था उस टाइम पर। जो हैवी इंडस्ट्रीज थी जैसे कि ट्रेन या व्हील्स, उसके लिए आयरन और बाद में इनको चाहिए था, पहले कॉटन के लिए, ठीक है। तो हॉकिंस को ज़्यादा पर मतलब सक्सेस नहीं मिला था, क्योंकि पोर्चुगीज उस टाइम पे काफ़ी प्रोमिनेंट थे गोवा में या दमन एंड दीव। तो इनको सूरत में फैक्ट्रीज लगाने की परमिशन नहीं मिली है। तो हॉकिंस आगरा के लिए चला गया, और आगरा से फिर इसे आगे मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश की तरफ चला गया, और वहां से ट्रेड करना स्टार्ट किया 1611 में। लेकिन उस टाइम पर सूरत के अंदर 1612 में 1612 में एक कैप्टन था उनका थॉमस बेस्ट के नाम से उसने पोर्चुगीज को डिफीट किया, उनके आर्माडा को डिफीट कर दिया। और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गया जहांगीर, और उसने बोला कि आप फैक्ट्री लगाओगे तो यही लगाओगे अब सूरत के अंदर। और 1613 में सूरत के अंदर पहली फैक्ट्री लगाई, और जो सुपरवाइजर था या जो मैनेजर था उस टाइम पर, थॉमस एडवर्थ नाम था उस बंदे का, जो सूरत फैक्ट्री का इनका सुपरवाइजर था, ठीक है। देन 1616 में मसूलीपट्टनम के अंदर भी एंथनी हॉपकिंस ने अपनी नॉट एंथनी हॉपकिंस विलियम हॉपकिंस, इसने अपनी फैक्ट्री लगा ली थी 1616 के अंदर, ठीक है। 1609 में आया था, 1611 में ये मसूलीपट्टनम चला गया, 1612 में फिर लड़ाई हुई, 1613 में इन्होंने फैक्ट्री लगाई कहाँ पर, सूरत में, और फिर 1616 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में। तो ईस्ट एंड वेस्ट थोड़ा सा इन्होंने चेक पोस्ट बनाने स्टार्ट कर दिए। 1615 में थॉमस रो आया था, जो कि जेम्स वन ने उसको भेजा था। जेम्स वन कौन था, किंग था इंग्लैंड का। 1619 तक रहा थॉमस रो, लेकिन इसको कुछ भी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला कि किसी तरीके से यहाँ पर फैक्ट्रीज लगा सके। लेकिन इसने काफ़ी ज़्यादा गेन कर लिया था दूसरे फैसिलिटीज़ को, जैसे कि दस्तक ले लिया। दस्तक क्या होता है कि बिना टैक्स के आ जा सकते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, टोल प्लाजा नहीं देना पड़ता था इनको, टैरिफ नहीं देना पड़ता था, ठीक है। साथ ही साथ इसने काफ़ी ज़्यादा चीप रेट के ऊपर कमोडिटीज़ को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसने भी अपनी फैक्ट्रीज लगाई थी आगरा में, अहमदाबाद में, भरूच में। आगरा, अहमदाबाद एंड भरूच, मतलब कि अभी भी इनकी जो मेन जो फोकस था वो कॉटन के ऊपर ही था। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1662 आते आते पोर्चुगीज की एक प्रिंसेस थी कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा, उसकी मैरिज हुई थी चार्ल्स टू के साथ। तो डॉरी में मिल गया था, दहेज में मिल गया था बॉम्बे इनको, ठीक है। तो सूरत, हालांकि सूरत जो है अच्छी लोकेशन है, टाइडल पोर्ट के पास है, लेकिन वहां पर आना आसान है, लेकिन वहां से जाना मुश्किल है। जितना आना आसान होता है वहां से जाना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि टाइडल पोर्ट है।
ठीक है। और जर्नी में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो इन्होंने क्या किया कि सूरत से ये आगे थोड़ा साउथ की तरफ, बॉम्बे की तरफ, और ये डॉरी में मिल ही गया था इनको। तो ये इंग्लैंड की प्रॉपर्टी थी, इंग्लैंड के किंग से इन्होंने परचेज कर लिया था, मतलब कि लीज पर ले लिया था कंपनी ने। ठीक है। तो अच्छा, कितनी पेमेंट देते थे? 10 पाउंड देते थे, क्योंकि वो तो दहेज में मिला हुआ था किंग को भी, तो उसको भी ज़्यादा वैल्यू नहीं थी उसकी। तो 1688 आते आते इन्होंने बॉम्बे को अपना हेडक्वार्टर बना लिया था, राइट। सूरत से बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे। और फिर क्या हुआ कि गोलकोंडा, कहाँ पर है गोलकोंडा? ये आप कह सकते हैं आंध्र प्रदेश, मेन आंध्र प्रदेश। ठीक है। आंध्र प्रदेश के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी के बॉक्साइट्स वगैरह मिलते हैं, आयरन और मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको लेड, जिंक, माइका एंड सॉल्ट पेट्रा भी वहाँ से मिलता है, जो कि गन पाउडर के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये इनकी आर्म्स एंड एमुनिशन के लिए काफ़ी काफ़ी बेनिफिशियल था इनके लिए। तो 1632 में इन्होंने क्या किया कि गोलकोंडा के जो किंग थे, जो सुल्तान था, वहाँ से उसने गोल्डन फरमान ले लिया था। फरमान का मतलब वही परमिशन ले ली थी ट्रेड करने की। तो गोलकोंडा मतलब ईस्टर्न पोस्ट पर ये पूरा फ्री ट्रेड करते थे अपना। ठीक है। मसूलीपट्टनम में पहले ही इनके पास फैक्ट्री थी, तो वहाँ से ट्रेड ये अच्छा खासा करते थे। ठीक है। तो फिर क्या हुआ इन्होंने कि इन्होंने परमिशन ले ली चंद्रगिरी से। चंद्रगिरी के एक रूलर थे, उनसे इसने परमिशन ले ली कि हम यहाँ पर भी अपना एरिया डेवलप करेंगे, अपनी फैक्ट्रीज वगैरह लगाएंगे। तो बाद में ये बना फैक्ट्री ऑफ मद्रास, जिसको इन्होंने नाम दिया था फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि हेडक्वार्टर थे ईस्ट इंडिया कंपनी का इन द साउथ इंडिया, इन द चेन्नई, इन मद्रास। ओके। तो सेंट जॉर्ज बना था। इन्होंने रूलर ऑफ चंद्रगिरी से परमिशन ली थी वहां को फोर्टिफाई करने के लिए। ठीक है। अब इनके पास आरकोट, आरकोट कहाँ से कहाँ तक हो गया? पूरा का पूरा ईस्टर्न कोस्ट, पेनिनसुलर इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट आपका। इसके अंदर ओडिशा भी आएगा, इसके अंदर आपका आंध्र प्रदेश भी आएगा और तमिलनाडु भी आएगा। तो वहां से फ्री ट्रेड करते थे ये। ठीक है, राइट। तो फिर क्या हुआ कि गवर्नर था बंगाल का शाह सुजा। शाह सुजा से इन्होंने इस शाह सुजा को 3,000 रुपए दे दिए साल के, और बोला कि हम आपको कोई टैरिफ वगैरह या कोई टोल प्लाजा वगैरह नहीं देंगे, 3,000 एक लमसम अमाउंट पकड़ो आप, और हमें ट्रेड करने दो पूरे बंगाल के अंदर। ठीक है। इन्होंने फैक्ट्रीज वगैरह भी लगाई, हुगली के अंदर फैक्ट्री लगाई, कासिम बाजार, पटना, राजमहल, इन्होंने फैक्ट्रीज वहां पर लगाई। फरमान मिलने के बावजूद भी इंग्लैंड को तंग करते थे, इंग्लैंड के ट्रेडर्स को तंग करते थे लोकल, जो उस टाइम पे बंगाल के जो आपके इंस्पेक्टर्स वगैरह थे। ऐसे में क्या हुआ, विलियम हैजिस जो कि एक गवर्नर था बंगाल में, उसने शेस्ता खान को बोला कि भैया देखो, हमें ऐसे कुछ फायदा नहीं पहुंच रहा, हम आपको पैसे दे चुके, लेकिन फिर भी हमें ट्रेड जो है वो फ्री फ्लो करने को नहीं मिल रहा है। तो उसने उसको बोला, लेकिन 4 साल गुजर के फिर भी कुछ नहीं हुआ। शेस्ता खान ने किसी भी तरीके का कोई मतलब रिड्रेसल नहीं करी उनकी ग्रीवियांस की। तो फिर क्या हुआ, लड़ाई होगी दोनों के बीच में। जब लड़ाई हुई तो इंग्लैंड ने हमला बोल दिया। अब वो थे किसी दूसरी कंट्री के अंदर। ठीक है। अब दूसरी कंट्री में थे तो वो आउट नंबर्ड हो गए, तो मुगल्स ने उनको भाई साहब बहुत अच्छे से पछाड़ दिया, हरा दिया, डिफीट कर दिया उनको। तो बिल्कुल आपके सुंदरबंस तक पहुंच गए हैं, बिल्कुल इनको आउट नंबर करके कोने में भेज दिया। फिर भाई जेम्स शार्नुक को थोड़ा सा हुआ कि चलिए मैं नेगोशिएट करता हूँ, थोड़ा सा नेगोशिएशन के अंदर वो गया उस टाइम पे उस नवाब के साथ। और फिर उसने क्या किया, सतुनती के अंदर एक फैक्ट्री बनाने की, जो कि ले लिया था मुगल्स ने, या मुगल के गवर्नर ने वो वापस ले लिया उसने 1690 में। ठीक है। 1691 आते आते उसने फिर और ज़्यादा पैसे दे करके उसने फरमान को दोबारा रिन्यू करवा लिया, जॉब शार्नुक ने। ठीक है। जॉब शार्नुक ने फिर क्या हुआ कि इन्होंने जमींदारी परचेज कर दी, कि टेंडर खोलते थे तो इन्होंने जमींदारी परचेज कर दी। जमींदारी का मतलब है कि पूरी जमीन इनकी है, इन्होंने उस पर ले लिया लीज पर। ठीक है। लीज पर ले ली इन्होंने, उसके ऊपर काम करवाएंगे तो उसका कुछ पोर्शन दे देंगे रूलर को, बाकी मेजर पोर्शन अपने पास रखेंगे। तो जमींदारी इन्होंने ले ली किसकी, सुतनुती की, गोविंदपुरा की और कालीकत की। ये तीनों जगहें मिल करके आज का कोलकाता बनती है। ठीक है, राइट। इन्होंने फोर्टिफाइड कर दिया इसको, और वो बन गया फोर्ट विलियम। चेन्नई के अंदर सेंट जॉर्ज, बंगाल के अंदर फोर्ट विलियम। ठीक है, राइट। और जो पहला गवर्नर था या पहला प्रेसिडेंट था बंगाल का, वो था चार्ल्स आयर। मुगल का एक रूलर हुआ करता था फारूक सियार, आप सभी को मालूम होगा। 1715 में इन्होंने एक चार्टर सिक्योर कर लिया उससे,
एक ट्रेडर था जॉन सरनम के नाम से, जॉन सरमैन के नाम से, उसने एक चार्टर सिक्योर कर दिया उसका, उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ। जितना भी मुगल एरिया था उसके अंदर बिना किसी टैरिफ के ये फ्री फ्लो ट्रेड कर सकते थे। परमिशन इनके पास थी एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल ये यहाँ से इंग्लैंड लेकर जा सकते थे और कोई इनको कोई रोकने वाला नहीं था, क्योंकि ट्रेड की समझ उस टाइम पर इंडिया को नहीं थी, इंडिया मतलब मुगल्स को नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि मुगल्स के टाइम पर जीएसटी सॉरी अपना ये जीडीपी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो गई थी, बट धीरे धीरे डिक्लाइन भी हो गई थी। इस चीज़ को भी हमें समझना चाहिए, ठीक है। तो जो इन्होंने यूज़ करने दिया इंग्लैंड को रॉ मटेरियल, वो यहाँ से इंग्लैंड ही जा रहा था, जो बाद में दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ कह करके प्रोपाउंड किया था, आप सभी को याद होगा, ठीक है। तो 1715 में फारूक सयार ने जो फरमान दिया इनको, बंगाल, गुजरात, हैदराबाद, हर जगह यहाँ पर ये फ्री ट्रेड करने लगे। इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है जी। तो अपेरेंटली हुआ क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे उसने काफ़ी ज़्यादा अपने वेयर हाउसेस बना लिए थे। आपने देखा कि पूरा का पूरा आर्कोट, पूरा ईस्टर्न कोस्ट पर, पूरा का पूरा उसने वेस्टर्न कोस्ट पर, क्योंकि बंगाल भी इनके पास था, बॉम्बे भी इनके पास था, मद्रास भी इनके पास था, ठीक है। इनके पास कुर्ग भी था। धीरे धीरे इन्होंने फिर वॉर करके सारे एरिया भी एक्वायर कर लिए, जैसे कि सब्सिडरी अलायंस करना स्टार्ट कर लिया। मराठास के साथ भी किया इन्होंने, निज़ाम के साथ भी किया, नॉर्थ में नवाबों के साथ भी किया। तो धीरे धीरे इन्होंने पूरा एरिया एक्वायर करके सारे रॉ मटेरियल को एक्वायर कर लिया इन इंडिया, ठीक है। और मुगल्स जो थे इनको कभी भी चेक नहीं कर पाए, क्योंकि फ्लैटरिंग बहुत अच्छी करते थे, चापलूसी बहुत अच्छी करते थे, कुछ गिफ्ट लेकर के आते थे। और मुगल्स आप सभी को मालूम है कि जो लेटर मुगल्स थे, वो लेटर मुगल्स भी और अर्ली मुगल्स भी, मतलब दे ऑल वर फॉन्ड ऑफ गिफ्ट्स, दे ऑल वर फॉन्ड ऑफ लग्जरी, ठीक है। तो उनको कुछ गिफ्ट मिलते थे, परफ्यूम, स्कॉच वगैरह, तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी को हो जाता था इनके साथ, ठीक है। तो सब्सिक्वेंटली ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू पावर, और उन्होंने आउट नंबर करा यूरोपियन में से, पहले पोर्चुगीज को किया, फिर डच को किया, और फिर फ्रेंच को किया, और अल्टीमेट विनर बन गए इंग्लैंड, राइट। और इंडिया के जितने भी रॉ मटेरियल थे, स्टार्ट किया इन्होंने कॉटन से, फिर ये आए अपना स्पाइसेस के ऊपर, देन टी के ऊपर, और फिर धीरे धीरे इन्होंने क्रॉपिंग के अंदर, अगर हम इंडिगो बोलेंगे तो उसको एक्वायर करना स्टार्ट किया, और फिर बाद में सारे मिनरल्स को एक्वायर किया, जैसे कि सॉल्ट पेटर मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो गन पाउडर में इस्तेमाल करता था। वो गन पाउडर ये आप देख लीजिए कि 1945 तक इन्होंने इस्तेमाल किया है, वर्ल्ड वॉर 2 तक इस्तेमाल किया है इन्होंने, ठीक है। कब ये आए थे 1609, और कब इन्होंने इस 1945 तक इस्तेमाल ही करा है इंडिया के सारे मिनरल्स एंड रिसोर्सेज को, राइट। सो दोस्तों ये था सेकंड क्लास आज का। जो पहली क्लास थी, जो जो प्रीवियस क्लास थी, उसके अंदर हमने अराइवल ऑफ पोर्चुगीज किया था, आज डच और इंग्लैंड कर लिया है। अब मैं करूंगा आपके साथ फ्रेंच, जो कि अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंच के साथ साथ एंग्लो फ्रेंच वॉर, और किस तरीके से पूरे इंडिया को एक्वायर कर लिया था इंग्लैंड ने, राइट। तो इसके प्लीज आप नोट्स भी बनाते रहिएगा, एंड प्लीज डू लाइक एंड subscribe to this channel, like this video and subscribe to this channel. Thank you so much for having me. Jai Hind, Jai Bharat.